Hi, my dear children. Today we are going to start revision of a very important chapter of financial management, and that is financial analysis and planning. I have been sharing with you guys important questions from each chapter, जो कि you are getting through our Telegram group. So if you are the one जिसने अभी तक वो group join नहीं किया है and you want important questions of cost as well as financial management, then you can join the group. Now to know the link, please comment below. I'll share the link with you guys. All right. So here we begin our chapter without wasting any time, so that अगर May 24 में ये question तुम्हारे पास आता है, you are able to do it correctly इस particular chapter से. Okay. चलो बच्चे, let's start this chapter. सबसे पहले बहुत सारा डिटेल में हमने मेन क्लास में पढ़ा हुआ है, बट एज ऑफ नाउ जब हम बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग अलोंग विथ यू. ओके, तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फाइनेंशियल एनालिसिस, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेसिकली स्टडी करने के लिए दैट हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी गोइंग ऑन. Is it better than the previous years? Is it better than the competitors or is it worse? इसके एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं. वन ऑफ देम इज रेशियोज. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली पूरे वेराइटी के रेशियोज इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए दिए हुए हैं, सो मेनी ऑफ देम. सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो द फॉर्मूला, बट नोइंग जस्ट द फॉर्मूला इज insufficient as a professional. What you mainly need to know is the logic behind that formula, that why is it there, and also the inference. मतलब मीनिंग क्या निकल के आता है उस पर्टिकुलर रेशो से, और एनालिसिस हम क्या कर पाते हैं उस पर्टिकुलर रेशो से, ये आना बहुत जरूरी है. तो क्वेश्चन जो एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है वो किस पैटर्न का आ सकता है. यू कैन हैव अ स्ट्रेट क्वेश्चन जिसमें तुमको कुछ रेशोज निकालने हो, कुछ मिसिंग वैल्यू टाइप्स क्वेश्चन हो सकते हैं. ये तो दो वेराइटी हुई. बट तीसरा, यू कैन गेट अ क्वेश्चन जहां पे वो तुमको बोले इसके ऊपर कमेंट करो, क्या इंफरेंस निकल रहा है, क्या एनालिसिस तुम्हारा तुम कर पा रहे हो. तो इवन दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, चलिए बेटे. तो सबसे पहले इफ वी बिगिन विद द टाइप्स ऑफ रेशियोज, वी हैव लिक्विडिटी रेशियो, वी हैव लेवरेज रेशियो, वी हैव एक्टिविटी रेशियो, we have profitability ratios. Okay, starting with your liquidity ratio, which are also known as short term solvency ratios. ये बताते क्या बच्चों? solvency का मतलब ability of a person or ability of a business to repay their debts, उसको बोला जाता है solvent होना. यहाँ पे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से हम क्या समझेंगे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब आने वाले 12 मंथ्स के जो डेट है, जो लाइबिलिटीज है, स्पेसिफिकली हम कहें तो करंट लाइबिलिटीज है, हमारी पे करने की क्षमता, विल वी बी एबल टू पे द करंट लाइबिलिटीज दैट वी हैव, उसको चेक करने के लिए जो रेशियो लगता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा? शॉर्ट टर्म या फिर लिक्विडिटी रेशियोज. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज. अब इसके अंदर हमारे पास 5 रेशियोज निकल के आते हैं. पहला करंट, क्विक, कैश, बेसिक डिफेंस और नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट दीज रेशियोज, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता दूं. मनी लेंडर्स, जो लोग भी हमें लोन दे रहे होते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन चेकिंग आवर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. मैम व्हाई इज दैट? द रीजन इज वेरी क्लियर कि मनी लेंडर्स को देखना रहता है कि हमारी लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है, क्या हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स है कि हम उनको उनके इंस्टॉलमेंट्स को रीपे कर पाएंगे या नहीं. सो यस, दिस रेशियो is really very important. जो इसके अंदर 5 आते हैं, all 5 of them. So let's begin with the first one, everyone. Current ratio, क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं है. करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. सपोजिंग मैं तुमसे कहूं इसका आंसर आया तुम्हारा, सपोजिंग तुम्हारा आंसर आया इसका 3/1. कैसे समझोगे 3/1 को? यू विल बी सेइंग 3 गुना करंट एसेट्स है अगर वन टाइम तुम्हारे पास करंट लाइबिलिटी है. तो सपोज करो तुम्हें 1 रुपए देने हैं करंट लाइबिलिटी के, लेकिन तुम्हारे पास 3 रुपए के करंट एसेट्स है. तो क्या ये एक सेफ पोजीशन है? क्या ये एक रीजनेबल पोजीशन है? द आंसर इज यस. आइडल रेशियो इसका कितना होता है? 2:1 इज इट्स आइडल रेशियो.
मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए 2:1, बट जनरली बोला जाता है कि अगर 2:1 है, मतलब आपके करंट एसेट्स 2 गुना और करंट लाइबिलिटी 1 गुना, सो इट्स क्वाइट अ रीजनेबल पोजीशन। ऑलराइट, क्या क्या चीजें आती है करंट एसेट्स में, यू नो ऑलरेडी। सी इंटर के बच्चे हो, आई नीड नॉट टेल यू अगेन, स्पेशली अभी रिविजन टाइम, फिर भी किसी को लगे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ऑल ऑफ देम इज देयर इन दिस लिस्ट, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, अगर भाई 5:1 रेशो हो या 10:1 रेशो हो, तो जनरली ये रेशो को हम क्या मानेंगे? इज इट अ गुड रेशो और इज इट अ बैड रेशो? तो बच्चों ये तो बात है कि 5:1 इज क्वाइट रीजनेबल, एज इन हमें 1 रुपए देने हैं और 5 के करंट एसेट्स हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन है। बट ऑनेस्टली कहूं तो ये थोड़ी सी स्टूपिड पोजिशन भी है। मैम वो क्यों? इसीलिए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा करंट एसेट्स अपने पास रखे हुए हैं, इतने की नीड थी ही नहीं। अगर 1 रुपए देने हैं आने वाले 1 साल के अंदर, या करंट लाइबिलिटी में 1 रुपए पे ऑफ करने हैं, तो भाई 2 रख लेते, 2.5 रख लेते, 3 रख लेते। इतना एक्सेस लिक्विड क्यों रखना है पैसा अपना? बेटर वुड हैव बीन कि आप कहीं इन्वेस्ट कर देते और वहां से कोई रिटर्न मिल जाता आपको। इसीलिए बहुत हाई करंट रेशियो इज नॉट सेंसिबल। ऑफ कोर्स 2:1 से नीचे जाता है अगर 1.8, 1.5, 1.2, रिस्की वो भी है। और गलती से अगर 1:1 से नीचे चला गया, तो ये तो फिर निपट पड़ी कहानी। कि मानो मैं तुमसे कहूँ 0.8:1, 1 रुपए देने और करंट एसेट्स 0.8 के ही हैं, तो फिर तो लग गई कहानी। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट इज योर क्विक रेशियो, विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो एंड ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्विक एसिड या लिक्विड एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बच्चे क्विक एसिड या लिक्विड एसिड क्या होते हैं? This includes all the current assets. I repeat, this include all the current assets except what? Inventories और prepaid expenses. इन दो को छोड़कर बाकी सारे current assets are your liquid assets. Okay? इसका आइडल रेशियो मैंने क्या बताया आपको? 1:1। इसका मतलब 1 रुपए हमें अगर पे करने हैं करंट लाइबिलिटी के, तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स भी उतने ही हैं। ओके, अब मैम इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस क्या है? ये सब कुछ हमने डिटेल में क्लास में देखा हुआ है। आई एम जस्ट रिपीटिंग हियर वंस फॉर यू। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, ये रेशियो थोड़ा सा स्ट्रिक्टर रेशियो है। ये कहता है कि अगर मानो बाय चांस हमारी इन्वेंट्री बिकी ही नहीं, इन्वेंट्री हमारी बिकी ही नहीं, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है जिनके लिए हम पेमेंट कर चुके, वहां से हमको पैसा तो वापस मिलेगा नहीं। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो इन कैश नहीं हो पा रही, जिनसे हमें कुछ मिल नहीं पा रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि तुम्हारी मेन चीज स्टॉक ही ना बिके, तो भी क्या तुम इस पोजीशन में होगे कि तुम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ? कोविड सिनेरियो सोच लो, दुकानों में लोगों के माल भरा हुआ था जो बिक नहीं पा रहा था। क्या ऐसी सिचुएशन आने पर भी विल यू बी इन अ पोजिशन टू पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज? ये रेशियो ये बताता है। तो इसीलिए अगर इसका 1:1 आंसर होता है, अगर it's idle, that means कि स्टॉक ना बिकने पर भी you are in a position to sell off what, pay off what your current liabilities. Okay, आगे क्वेश्चन इस पे हमने देखे हुए हैं। टू हाई रखना कोई सेंसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया है। बट टू लो होना 1:1 से कम, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, तीसरा आ रहा है इन्हीं का, कैश या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी। कैश या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, ये स्ट्रिक्टेस्ट है ऑफ द थ्री। अभी तक 1, 2, 3 में ये सबसे स्ट्रिक्ट सिनेरियो में चेक कर रहा है। इसमें ऊपर आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, हाथ में जो कैश है ना हमारे वो, बैंक में जो हमारे पैसे पड़े हैं वो, और मार्केटेबल सिक्योरिटी। आपको शायद पता ही होगा, अकाउंट्स में अपन पढ़ते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटी आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फटाक से दे आर सोल्ड एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो वो कह रहे हैं ये ही रहे, अगर हमारे पास सिर्फ ये ही रहे, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है करंट लाइबिलिटी, सिर्फ यही पैसा, ना ट्रेड रिसीवेबल से कुछ मिले, ना तुम्हारा इन्वेंट्री बेच के कुछ मिले, कोई और सोर्स से ना हो, तो तुम्हारे पास करंट लाइबिलिटी कितने हद तक तुम पे ऑफ कर पाओ। तो ये रेशियो ये बता रहा हूँ। आई होप तुम समझ पाए। वील टेक सम एग्जाम्पल। मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल 1 जो मैंने बच्चों को पीछे दिया था, एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें कैश बैलेंस था 2 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटी थी नहीं,
करंट लाइबिलिटी थी 2 लाख। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? योर आंसर वुड बी 1:1। इस बात का मतलब हमारे पास जितना कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो पर्याप्त है कि अगर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा ना भी मिला, इन्वेंट्री बेच के ना मिला, तो भी वील बी इन अ पोजीशन टू पे ऑफ आवर करंट लाइबिलिटी। तो ये तीनों में से स्ट्रिक्टेस्ट है कि कोई पैसों की आवक जावक ना भी हुई तो हमारी सिचुएशन क्या होगी। तो कंक्लूजन दिमाग में ये रखना, आउट ऑफ द 3 जल्दी जल्दी दिमाग में डालो सब लोग, विच वन इज quite soft? It is current ratio. Which one is strict? Liquid ratio. Which is strictest? It is your cash ratio. Okay. Moving further, बच्चे, is your basic defense interval ratio. रेशियो के नाम ही ऐसा है कि फॉर्मूला क्लिक ही ना करे अनलेस हमें उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट याद है। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, ये रेशियो क्या बता रहा है? पहले तो फॉर्मूला देख, थोड़ा सा भयंकर फॉर्मूला है। कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये 3 चीजें गई तुम्हारी न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। मैम ये कैसा फॉर्मूला है? लॉजिक से सुनना अपनी बात। न्यूमरेटर में हम प्राइमरीली बात कर रहे हैं लिक्विड एसेट्स, ऐसा मान, किसकी बात कर रहे हैं? मेनली लिक्विड एसेट्स। ओके, या ऐसा कैश बैंक जो है हमारे पास, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिला, या तो ये, और लिक्विड एसेट्स मतलब स्टॉक हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, उसके अलावा जो एसेट्स, ये हमारे पास अवेलेबल एसेट्स हैं। ओके, डिनोमिनेटर में क्या डाल रहा है? डिनोमिनेटर में डाल रहे हैं हम डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब मैम ये है तुम्हारे साल भर के ऑपरेटिंग खर्चे, इनको डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज से, तो तुमको मिल रहा है एक दिन का खर्चा। अब समझ में ही आना चाहिए इतना पैसा हमारे पास एक तरीके से अवेलेबल है एंड एक दिन का खर्चा इतना। सपोजिंग मैं कहूँ तुम्हारा एक दिन का खर्चा है 5,000 और न्यूमरेटर तुम्हारा है 3 लाख रुपए, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी, आई थिंक 60 इज कमिंग, दैट विल इंडिकेट व्हाट, कि तुम 60 डेज तक अपने एग्जिस्टिंग कैश, रिसीवेबल्स और सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज से अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जितना बड़ा आता है बेसिक डिफेंस, जितना बड़ा उतना ज्यादा समय तक यू विल बी एबल टू ऑपरेट, और ये जितना छोटा आता है उतने कम समय यू विल बी एबल टू ऑपरेट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। फिर से देख लो, न्यूमरेटर क्या बता रहा है? जो तुम्हारे पास पैसा अवेलेबल है। डिनोमिनेटर क्या बता रहा है? एक दिन का तुम्हारे पास जो खर्चा है वो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेंगे नंबर ऑफ डेज, जितने दिन तक वी विल बी एबल टू कंटिन्यू आवर ऑपरेशंस विद द अवेलेबल एसेट्स। कौन से वाले एसेट्स? ये वाले एसेट्स, ये वाले एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बेसिकली। ओके, तो मैंने लिखा है इन द नॉर्मल ऑपरेशंस, दैट इज सेल्स डज नॉट टेक प्लेस, इन्वेंट्री बिक नहीं रही, then we will be able to cover expenses for how many days with the available liquid assets. Question wise बात करूं मैं, hardly any question is given on this particular topic, hardly any question, but आना चाहिए अपने को। अगर वो कहीं केस स्टडी में 2 मार्क्स में कहीं कोई क्वेश्चन पूछ ले तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट इट। ठीक है, चलो भाई आगे। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दो होते हैं, 12th स्टैंडर्ड से तुम पढ़ रहे हो, रादर 11th स्टैंडर्ड से। एक होता है बेटू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब होता है तुम्हारे करंट एसेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इट इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, माइनस करंट लाइबिलिटीज। पूरे चैप्टर में हर जगह पे यार क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ही करना है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बैंक वाले, बैंकर्स जब वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, हम उनसे जब लोन के लिए कहते हैं कि लोन दे दो भाई, और वो लोग वर्किंग कैपिटल हमारा निकाल के चेक कर रहे होते हैं, उस समय करंट एसेट्स तो पूरे लेते हैं, करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में बाहर की जो करंट लाइबिलिटीज है दे आर टेकन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वो जो लोन वाली है उसको हटा के बाकी देख लिया जाता है कि कितना इनके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है जिससे ये हमें पे कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल बात हो गई, क्वेश्चन के अंदर इतना लोड ना लेना,
करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करो और आगे बढ़ो। ठीक है भाई, तो ऐसे में हमारे पहला वाला कैटेगरी लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हुए खत्म। वी आर मूविंग आगे, ये सबसे छोटा सेगमेंट। वी आर मूविंग आगे टू द सेकेंड कैटेगरी विच इज कॉल्ड लेवरेज। लेवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लेवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अभी मैंने तुम्हारे साथ सॉल्वेंसी का मतलब डिस्कस किया था। बच्चों, व्हाट इज सॉल्वेंसी? द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और अ फर्म टू रीपे देयर डेट, उसको कहते हैं सॉल्वेंसी। नाउ व्हेन इट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, व्हाट इज द मीनिंग? एक साल के बियॉन्ड की जो लाइबिलिटीज है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, क्या हमारी कंपनी उनको रीपे करने के लिए सक्षम है, एबल है, आर वी केपेबल? उसको चेक करने के लिए जो रेशियोज लगते हैं दे आर कॉल्ड लेवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ओके, नाउ इन दिस वी हैव थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी। क्या आ रहा है इसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली बैलेंस शीट से रिलेट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, प्रेफरेंस कितना, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने, उसका आपस में कॉम्पोजिशन, उनका स्ट्रक्चर। और जब बात कर रहे हैं कवरेज रेशियोज की, तो ये बेसिकली कमाई पे फोकस कर रहा है कि हमने कमाया कितना और हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड देना कितना है। सो कवरेज रेशियो इज चेकिंग that are you able to cover those yearly payouts, इंटरेस्ट का पेमेंट और डिविडेंड का पेमेंट। और जो स्ट्रक्चर रेशियो है, इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द कॉम्पोजिशन इन द बैलेंस शीट कि यार इक्विटी सेगमेंट कितना है, प्रेफरेंस कितना है, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं, वो इसमें कवर हो रहा होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। ठीक है, आ जाओ पहले पर, इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो, so it's like shareholders equity upon net assets। क्या बोला मैंने? shareholders equity upon net assets। बच्चों, जब shareholders equity की बात करें तो पढ़ो, the shareholders equity is equity share capital plus reserves and surplus, ये आ जाते हैं ऊपर। net assets का मतलब क्या होता है? net assets का मतलब होता है capital employed। क्या मतलब होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई मैंने तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड काफी डिटेल में समझाया था, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ फॉर यू ऑल। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट दीज, ये कैसे निकलते हैं? पहला तरीका, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड ये भी लॉन्ग टर्म का पैसा है जो बिजनेस में लगा है। नॉन करंट लाइबिलिटी भी वो पैसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगा है। इन दोनों को ऐड करते हो तो यू गेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका दूसरा नाम है नेट एसेट्स। ऑल्सो देयर सेकेंड मेथोडोलॉजी एंड दैट इज, तुम एसेट साइड का टोटल में से करंट लाइबिलिटी अगर हटा दोगे तो आई थिंक तुम्हें क्लियर है बात, हमने बहुत सारा डिटेल में डेरिवेशन क्लास में देखा था। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी हटा दोगे, you will still get your net assets और capital। I hope that's clear to you। तो ये मैंने लिखा है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट और ये माइनस करंट लाइफ। तो बच्चों ऑब्जर्व करो यहाँ पे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी गिव्स अस वर्किंग कैपिटल और ये आ गए फिक्स्ड एसेट। तो तुम्हारे फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दे गिव यू व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्वेश्चंस में कम आने वाला फॉर्मूला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सिर्फ एक फॉर्मूले को ध्यान में रखना, बट रेलेवेंस वाइज कहूं मैं तो इट्स नॉट दैट रेलिवेंट। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी ऊपर और नेट एसेट्स नीचे, कुल मिला के ये बताने क्या वाला है? ये बेसिकली बताने वाला है कि जो लॉन्ग टर्म का पैसा है टोटल, उसमें से शेयर होल्डर का कितना है। सो इट इज टेलिंग द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इन कंपेरिजन टू जो टोटल पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगा। दैट्स इट। ठीक है, आइए आप आगे, डेट रेशियो। व्हाट इज द नेम? डेट रेशियो। अब ये उसी के जो पीछे पड़ा था उसी के तरह है, जिसमें ऊपर आएगी तुम्हारी टोटल डेट, नीचे जाएंगे नेट एसेट्स। अभी हमने देखा नेट एसेट्स का मतलब क्या होने वाला है? लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा बिजनेस में लगा है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, ये आया डिनोमिनेटर में। ऊपर आ रहा है टोटल एसेट्स। नाउ लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकली दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म डेट भी खाली इसमें लिया जा सकता है और लॉन्ग टर्म और करंट भी दोनों लिया जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल डेट में नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट बोरोइंग्स
बोथ ऑफ देम आर टेकन। क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस इसके ऊपर यूजुअली है नहीं, बट यू नीड टू हैव एन आइडिया दैट बोथ द ऑल्टरनेटिव्स आर ओके। बोथ द ऑल्टरनेटिव्स, पहला दोनों के दोनों ऊपर ले लो टोटल में, ऑल्सो सिर्फ लॉन्ग टर्म ले लो, ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो लॉन्ग टर्म का टोटल पैसा है उसमें से डेट कितना प्रतिशत, डेट कितना परसेंट। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। और डिटेल में क्लास में पढ़ा है तो तुम्हारे नोट्स देख के तुम्हें क्लिक कर रही होगी बात। थर्ड पर आओ, डेट टू इक्विटी रेशियो। ऊपर जाएगा डेट, नीचे जाएगा इक्विटी। डेट मतलब उधार पैसा लॉन्ग टर्म वाला, नीचे जाएगा इक्विटी ओनर का पैसा। तो आया इसमें एक ऑप्शन टोटल डेट, जैसे अभी तुमने पीछे देखा था जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी और करंट बोरोइंग्स दोनों है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम में अगर तुमसे कहूँ प्रैक्टिकली, तो इसमें खाली लॉन्ग टर्म डेट अधिकतर लिया जाता है, अधिकतर लॉन्ग टर्म डेट खाली लिया जाता है, करंट नहीं लिया जाता। मैम एग्जाम में क्या करना है, इन पे क्वेश्चन यूजुअली नहीं दिए, और दिए हैं तो लॉन्ग टर्म ही लेके उन्होंने काम किया हुआ है, तो चिंता नहीं करने की जरूरत। क्वेश्चन अभी अपन देख भी लेंगे। आ जाओ नीचे, नीचे क्या आ रहा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब क्या होता है, ओनर का पैसा, ओनर का पैसा, ओनर का पैसा, ठीक है। तो इसमें मैं अगर लिख दूं आपके लिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का फंड, मतलब ओनर्स फंड, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बता दे रहा है, रिलेशन, कि भाई उधारी का पैसा कितना है और हमारा पैसा कितना है। If data is available, solve with both, else with either of them। मतलब क्या हो गई बात, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है और करंट भी है, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दोनों को मिला के भी कर दो और खाली लॉन्ग टर्म भी कर दो, बट 99% आई एम टेलिंग यू लॉन्ग टर्म इज व्हाट इज यूज्ड। ओके, सो नीड नॉट बॉदर। आ जाइए आगे, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। डेट टू टोटल एसेट रेशियो, ऊपर क्या जाने वाला है, डेट। अब तुम्हारे दिमाग में जब जब डेट आए तो क्या ट्रिगर करना चाहिए, दैट इट में इंक्लूड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ ऑफ देम, एंड इट में इंक्लूड लॉन्ग टर्म ऑल्सो। लेकिन अधिकतर क्या लेते हैं हम, इसमें लॉन्ग टर्म ही लेकर चलते हैं। तो पढ़ो टोटल डेट विच मीन्स लॉन्ग टर्म और साथ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट। अब टोटल मतलब पूरे एसेट, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, पूरे के पूरे विल कम इन डिनोमिनेटर। देखो इधर एग्जांपल, डेट है तुम्हारा 4 लाख, एसेट्स है तुम्हारे 10 लाख। अब इसका मतलब क्या निकलेगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज द आंसर कमिंग। हाउ विल वी इंटरप्रेट बच्चों, हाउ विल वी इंटरप्रेट, वी विल इंटरप्रेट इट इन दिस मैनर कि अगर हमारे पास 1 रुपए के एसेट हैं, आई रिपीट, अगर हमारे पास 1 रुपए के एसेट हैं, तो उसमें से 0.4, 0.4 का मतलब 40%, 0.4 इज फाइनेंस बाय डेट। 1 रुपए का एसेट जो हमारी कंपनी के पास अगर है, तो 40%, 0.4 किसने लगाया है, उधारी का पैसा। इसका इम्प्लाइड मतलब निकल रहा है कि जो बचा 0.6 है वो कहीं ना कहीं ओनर फंडेड है, इट्स फंडेड बाय ओनर। और 0.4 मतलब 40% इज फंडेड बाय हूम, बाय डेट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, चलिए आगे आइए, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल गियरिंग रेशियो, आई मार्क स्टार ऑल्सो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर, डिबेंचर ऊपर, अदर बोरोड फंड्स ऊपर, नीचे क्या जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। मैम ये क्या हो रहा है इसमें, बच्चे हो इसमें ऐसा रहा है जिनको हमें रीपे करना है, भले ही कुछ साल बाद करना है, लेकिन रीपे करना है, दे हैव अ डेडलाइन, दे आर रीपेबल, रिडीमेबल, उनको लिखेंगे हम ऊपर। और जिनको हमें रीपे करना ही नहीं, वो बेचारे कौन होते हैं, इक्विटी शेयर्स, उनको, और रिजर्व्स एंड सरप्लस अल्टीमेटली उन्हीं का होता है, उसको लिखेंगे नीचे। तो ऊपर क्या जा रहा है, अमाउंट दैट नीड्स टू बी रीपेड, डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है, विच नीड नॉट बी रीपेड। तो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, प्रेफरेंस 4 लाख, डिबेंचर 2 लाख, अदर बोरोड फंड 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व्स 3 लाख। कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है, इसमें से ये पूरा 8 लाख जाएगा ऊपर, और तुम्हारा ये पार्ट 6 लाख ये जाएगा नीचे।
सो दिस इज रिजल्टिंग इन 1.33:1। मतलब अगर वो पैसा जो लौटाना नहीं है, रखना है, वो 1 रुपए है, तो लौटाने वाला पैसा कितना है, उसका 1.33 टाइम्स। इतना हमको नियर फ्यूचर के अंदर लौटाना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, not very frequent, but yes, it is asked a few times. So you need to be clear with this formula. ठीक है, चलते चलो आगे, चलते चलो आगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमने एक बार रिवीजन करा हुआ है। वीक नंबर 1 में तुम्हारे पास रेशियोज टॉपिक था रिवाइज करने के लिए ऑफ मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमने करे हुए हैं, तो जो मैं बोल रही हूँ वो तुम फटाफट से समझ पा रहे हो, और कॉपी में सब कुछ डिटेल में लिखा है, एक एक टॉपिक प्रॉपर आ जाए। प्रोप्राइटरी रेशियो वापस से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। बेटू प्रोप्राइटर मतलब कौन? मतलब होता है ओनर, मतलब होता है शेयर होल्डर। मैं तुम्हें एक काम करती हूँ, सिनोनिमस नाम यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी, ये सारे के सारे नेट, ये सारे के सारे, एक और नाम ले लूं, नेटवर्थ, ये सारे के सारे क्या बताते हैं? ये बताते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। तो अलग अलग नामों से अगर आए तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ नाम क्या आ रहा है? प्रोप्राइटरी रेशो। ऊपर जा रहा है प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड माइनस लॉसेस। नीचे जा रहा है टोटल एसेट्स। ये रेशियो क्या बताने वाला है? आई होप यू आर एबल टू कैच इट योर सेल्फ एवरीबॉडी। मानिए इसका आंसर आए 0.7/1। हाउ विल यू इंटरप्रेट? अगर 1 रुपए के एसेट्स हैं तो 0.7 इज फंडेड बाय शेयर होल्डर्स, मतलब 70% इज फंडेड बाय शेयर होल्डर्स। अभी थोड़ी देर पहले इसका सिमिलर एक फॉर्मूला, एक रेशियो देखा था। व्हाट वाज दैट? इट वाज डेट टू टोटल एसेट। इसमें डिनोमिनेटर में टोटल एसेट, ऊपर आ रहा था डेट। अगर ये आंसर 0.4:1 है, मतलब अगर 1 रुपए के एसेट्स हैं तो 40% इज फंडेड बाय डेट। ऐसे ही जब ये रेशियो पढ़ते हो तुम, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो अगर इसका आंसर 0.6:1 है तो व्हाट डज इट मीन? अगर 1 रुपए के एसेट्स हैं कंपनी में तो 0.6, 60% इज फंडेड बाय द ओनर, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये जितना बड़ा होगा उसका मतलब उतना ज्यादा फंडिंग है शेयर होल्डर्स की। ऐसे ही जो पीछे वाला पड़ा था डेट टू टोटल एसेट, वो जितना बड़ा होगा इसका मतलब उतना ज्यादा कंपनी में डेट इन्वॉल्व है, और एसेट्स प्राइमरीली डेट से ही खरीदे जा रहे हैं। दैट्स द मीनिंग। ओके, चलिए अब हम आ रहे हैं आगे। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। विच पार्ट मैम? आई जस्ट डिस्कस विथ यू। हमने ये देखा था एरिया, इसमें वी हैड 1 एंड वी हैड 2, सो वी आर कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट विच आर योर कवरेज रेशियोज। कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ तो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो तुम ये मानो ये सब तो नाम से हो जाते हैं, नाम से काम हो जाता है। जैसे डेट टू इक्विटी, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। कैपिटल गियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोप्राइटरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है रेशियो तो फटाफट हो जाता है। रेशियो क्या पूरा FM, लॉजिक क्लियर है तो क्या पता क्यों ही लोगों को टफ लगता है। व्हाटएवर, थोड़ा बहुत पार्ट ऐसा जरूर है जिसके अंदर थियोरीज है, तो आप वो किसी की निकाली हुई थियोरी है तो उसने क्या असम्पशन लिया, दैट वी नीड टू रिमेम्बर। बट जितना पार्ट लॉजिकल है वो तो इट्स रियली स्मूथ, प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ हो। आइए हम बात करने जा रहे हैं कवरेज रेशियोज। कवरेज रेशियोज मैंने अभी बताया था, कवरेज मतलब आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कि आपके जो स्टैंडिंग खर्चे हैं जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट, उसका आप कितना गुना कमाई कर पा रहे हो। जितना ज्यादा कमा पा रहे होगे उतना सेफ होंगे वो लोग, जितना कम कमा पा रहे होंगे वो लोग उतने अनसेफ होंगे, उतना रिस्की फील करेंगे कि कंपनी इतू सा कमा रही है, अगर जरा ही इसकी कमाई नीचे हुई तो हमें तो हमारे पैसे ही नहीं मिल पाएंगे। तो ये रेशियोज ये बताते हैं। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं हम, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसके अंदर ऊपर जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस मतलब ऊपर जा रहा है बेसिकली आपका प्रॉफिट, जिसमें से अभी क्या माइनस नहीं हुआ,
इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, ओके। नीचे जा रही है इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को आप ऐसा मानो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। तो आपको टोटल कितना देना है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर, वो नीचे जाता है, और प्रॉफिट कितना आपने कमाया है वो ऊपर जाता है। तो मानिए 5 लाख का आपके पास ही अर्निंग थी, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 लाख प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के देना है, तो आप कितना गुना कमा पाए? 5 टाइम्स कमा पाए। तो क्या इज इट लिटिल सेफ? यस इट इज सेफ। क्या हमारी कमाई 5 गुना है? अगर खुदा ना खास्ते थोड़ी बहुत कमाई गिरती भी है, तो वी आर स्टिल इन सेफ पोजिशन, बिकॉज हमारी कमाई वॉज वे मोर देन जो हमको पेमेंट कर। समझे आप बात? तो हायर द रेशियो बेटर इट इज, उतनी ज्यादा सेफ्टी इंडिकेट होती है। अब भाई अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस निकलता कैसे है, जो मैं अभी आपको समझा रही थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझ में आता है शायद सबको, सारे खर्चे माइनस हो गए, फिर पीबीटी आया, फिर टैक्स भी माइनस हो गया, तो फिर पीएटी आया। तो ये ले लो, इसमें एड बैक कर दो नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस, हम नॉन कैश एक्सपेंस एड बैक क्यों करते हैं? बिकॉज वो पैसा तो गया ही नहीं। तो वो पैसा जब गया ही नहीं, मतलब उतना पैसा हमारे पास है, और अगर उतना पैसा है तो दैट विल बी एडेड टू शो कि भाई देखो इतना पैसा है, मैं आराम से डेट पे कर पाऊंगा, रीपे कर पाऊंगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों। तो इसको कर दोगे आप एड बैक नॉन कैश को, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, कोई भी लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल, वॉट एवर, ये ऐड हो जाएंगे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू एड बैक इंटरेस्ट। ऑल्सो वी आर गोइंग टू एड बैक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों एड बैक हो रहा है? बिकॉज हम कौन सी कमाई की बात कर रहे हैं? वो कमाई जो अवेलेबल है फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो इसीलिए वी विल एड बैक इंटरेस्ट, कि भाई ये पैसा है हमारे पास, क्या करने के लिए? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने के लिए। आप शायद कॉमन सेंस से इस बात को सोच पाएंगे। मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 1 लाख रुपए थे, उसमें से हमने माइनस करा डेप 10,000, उसमें से हमने माइनस करा इंटरेस्ट 20,000, हमारे पास बचे 70। इसमें से हमने दिया टैक्स फॉर एग्जाम्पल 20,000, तो हमारे पास बचा 50,000। अब कोई व्यक्ति बोले मेरे पास 50,000 रुपए अवेलेबल है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या ये सेंसिबल बात है? आंसर इज जी नहीं। आपके पास 50,000 नहीं, आपका 10,000 भी तो नहीं गया ना, आपने ही पास रखा हुआ है ना, आउटफ्लो कहाँ हुआ? तो आपने ये एड बैक कर दिया। ऑल्सो 20,000 रुपए तो इंटरेस्ट के ही है ना, तो 20 एड बैक करो, तो आपके पास बेसिकली 80,000 रुपीज अवेलेबल है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने रिवाइज भी थोड़ा सा डीपर करा दिया क्लास में, वी हैव डन इन ह्यूज डिटेल। सबको क्लिक कर गई होगी बात, आ जाओ आगे। तो ये हो गया। आइडल रेशियो इसका 1.5 to 2 होता है। अगर आपकी कमाई, आपका प्रॉफिट 1.5 से 2 गुना भी है तो इट्स बढ़िया, इट इज बढ़िया। ठीक है, अगला पढ़ो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्वेश्चंस वाइज इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस वाइज इंपॉर्टेंट होता है काफी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये सिर्फ एक ही बात पर फोकस कर रहा है। वो किस पे फोकस कर रहा था? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ये किस पे फोकस कर रहा है? ओनली इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट। न्यूमरेटर में आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ, टैक्स भी माइनस नहीं हुआ, ये कितना है आपका, और आपको इंटरेस्ट कितना देना है। सेम बात, जितना बड़ा रेशियो निकलेगा बच्चे, जितना बड़ा उतना बेटर होने वाला है। मेरा बच्चा, मैं प्लीज एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि तुम लोग ने रिविजन करा है और किसी ना किसी से एक बार पढ़ा हुआ है। मैं ऑलरेडी चीजों को डीपी बता रही हूँ, बट ये उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन लोग ने पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा ही नहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है मेरी स्पीड एकदम लगे कि यार ये इतनी तेज तेज बोल रही है, बट रिविजन है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, ताकि एंड मोमेंट एग्जाम में जब तुम रिवाइज भी करो तो तुम्हारे को बहुत लंबा ना खींच जाए और सारे काम की चीज कवर हो जाए। ठीक है, तो गेटिंग बैक, ऊपर क्या आने वाला है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो गए। कौन सा खर्चा माइनस होना बचा है? इंटरेस्ट और फिर टैक्स, और नीचे आ रहा है इंटरेस्ट। अब एग्जाम्पल हमने देखा, उलझाएगा क्वेश्चन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया 1 लाख, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स 10% डिवेंचर है 5 लाख का, टैक्स रेट है 50%, 8% लोन है 4 लाख का। फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला हमने लिख दिया। इंटरेस्ट कैसे निकालें? डिवेंचर है 5 लाख का, उसका 10%, 50,000 हुआ इंटरेस्ट, और लोन है 4 लाख का, उसका 8%,
टोटल कितना हो गया आपका 82,000। ये तो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज अ प्रॉब्लम कि हमको तो यहाँ क्या चाहिए होता है, पीबीआईटी। इन्होंने क्या दे दिया, पीएटी। क्या किया जाए, साइड में लिखा मैंने, पीबीआईटी में से जाता है इंटरेस्ट तो बचता है पीबीटी, माइनस होता है टैक्स तो बचता है पीएटी। क्वेश्चन ने क्या दिया है बेटे, ये दिया, लिख दिया। क्वेश्चन में से हम निकाल क्या पाए अभी, इंटरेस्ट, जो कि कितना निकल रहा है, 82,000। अब आपको 2 मिनट को शांति से समझ लेना है। टैक्स है 50%। किसका 50% मैम, किसका? ये जो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, इतना हमने कमाया, तो इसको आप अज्यूम करते हो 100%। गवर्नमेंट चली तो इसका 50% टैक्स ले लेती है, तो बचेगा कितना टैक्स देने के बाद, 50%। तो ये जो 1 लाख है ना टैक्स देने के बाद का, ये है 50%। हमको अगर निकालना है 100%, तो हमें यूनिटरी मेथड लगाना चाहिए। 50% इज रिफ्लेक्टिंग 1 लाख, so 100% will reflect 2 लाख। तो पीबीटी इज 2 लाख। अब तुम्हारा इंटरेस्ट 82 माइनस हुआ है, ऊपर जाना है हमको, तो प्लस हो जाएगा, 282 will come. This goes in numerator, this is in denominator, this is your answer. So 3.439 times. इंडिकेशन क्या मिल रहा है, 3.439 by 1। अगर 1 रुपए का तुम्हें इंटरेस्ट देना है तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 3.5 गुना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5, 3.5 गुना के क्लोज मान लो हमारे पास प्रॉफिट है। इज इट सेफ? यस इट इज। इसकी जगह आंसर होता 0.49 बाय 1। इज दिस सेफ? नो। 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट से 0.49, तो कैसे काम चल पाएगा? तो हायर द रेशियो बेटर इट इज। सारे कवरेज रेशियोज के लिए यही, हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितना ज्यादा प्रॉफिट है उतना बेहतर है, बिकॉज दैट इज इंडिकेटिंग sufficiency of profits, and जो पैसा दे रहे हैं मनी लेंडर्स, दे विल बी सेफ, दे विल बी क्वाइट सेफ। ठीक है, चलो चलते चलो आगे। नेक्स्ट वी हैव प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ऊपर लिखेंगे वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमने लिखा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद अगला टर्न किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। फिर जो बचता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो लिखा ऊपर, नीचे लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो एग्जाम्पल देख लो, पीबीआईटी है 5 लाख, क्या जाएगा इसमें से, सबसे पहले मैम इसमें से जाएगा इंटरेस्ट, फिर ये बचा पीबीटी, इसमें से क्या जाएगा टैक्स, फिर क्या बचा पीएटी, 2,40,000। इसमें से अब किसका हक बनता है, अब बनता है हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो 2,40,000 गया ऊपर, नीचे क्या जाना है प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना परसेंट है 12% और 5 लाख, 12×5 = 60, 60,000 गया नीचे। तो 4 गुना, समझो 1 रुपए का अगर तुम्हें प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो तुम्हारा प्रॉफिट 4 गुना। इज इट सेफ? यस इट इज। जितना बड़ा रेशो उतना बेहतर, इट इज इंडिकेटिंग मोर एंड मोर सेफ्टी, मोर एंड मोर सेफ्टी। ठीक है, चलते चलो। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, इसमें इट्स मोर और लेस लाइक द फर्स्ट वन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द फर्स्ट वन। डेट सर्विस कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो नामों को बस इंटरचेंजेबल देख लेना, बाकी सेम ही है। एक पॉइंट जरूर मैं इसमें एक्स्ट्रा तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, इंस्टीट्यूट का मैं कोई क्वेश्चन नहीं देख पाती कि ये पॉइंट दिया हो, बट बाय चांस आ जाए तो यू शुड हैव एन आइडिया। इफ लीज रेंटल्स आर गिवन, लीज रेंटल्स, दे आर कहीं ना कहीं फिक्स्ड पेमेंट्स, लीज रेंटल्स आर गिवन, then they will be added both in numerator and denominator. डिनोमिनेटर में हम ऐड क्यों करेंगे, इसीलिए बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। व्हाट इट इज, अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। न्यूमरेटर में क्यों करेंगे, बिकॉज खर्चे माइनस हो गए होंगे, तो रिवर्स करके जैसे इंटरेस्ट ऐड बैक किया था तुमने यहाँ पे इंटरेस्ट, वैसे ही तुम उसको ऐड बैक कर दोगे कि इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, और नीचे रेंटल्स जोड़ दो, सेम लाइक इंटरेस्ट जैसा ट्रीट कर लोगे, बिकॉज जैसे इंटरेस्ट एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, ऐसे ये भी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, अगर आ जाए तो। नहीं तो नहीं आना, मैंने कोई क्वेश्चन में नहीं देखा इंस्टीट्यूट के ये पॉइंट कवर किया हो। सुनते चलो मेरी एक बात और, क्वेश्चन अगर कहे फंड्स या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इस बात का मतलब कैश कह रहा है, फंड्स मतलब उसके अंदर जो तुम्हारा डेप है वो माइनस हुआ ही नहीं,
तो एड बैक मत करना, बिकॉज ऑलरेडी कैश वर्ड लिखा है, कैश वर्ड लिखा है, सो डायरेक्टली दिया है तो आप सीधे उसको ले। बट जनरली हमको क्वेश्चन में क्या दिया होता है बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसमें से डेप तो गया नहीं, और इसमें से हम कहते हैं लॉस तो गया नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या वट एवर, एड बैक कर देते हो इसी वजह से। क्लियर है? ओके, मैं फिर बोल रही हूँ, बातें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, जिन लोगों ने पढ़ी हैं उनके लिए बहुत स्मूथ रहेंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे को कमेंट में या मुझे मैसेज करके ये बात बता सकते हो, बिकॉज हम रिवीजन ले रहे हैं। अगर किसी तरीके से वुड बी पॉसिबल फॉर मी तो आई ट्राई टू हेल्प यू अ लिटिल मोर, बट पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ाई की दिक्कत यही है। बिना पढ़े नहीं आ पाती, वी नीड टू स्टडी। चलिए आ जाइए आगे, थर्ड कैटेगरी। द थर्ड कैटेगरी इज एक्टिविटी, जिसका दूसरा नाम है एफिशिएंसी, जिसका तीसरा नाम है परफॉर्मेंस, जिसका चौथा नाम है टर्नओवर, जिसका पांचवा नाम है एसेट मैनेजमेंट रेशियोज। इतने नाम, आई रिपीट, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, टर्नओवर या एसेट मैनेजमेंट रेशियोज। तो बहुत सारे इसमें से रेशियोज आते हैं, दे आर ऑल वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट रेशियोज। कमिंग टू द फर्स्ट वन, विच इज योर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब मैं एक तुम्हें छोटी सी ट्रिक समझाने जा रही हूँ। इस कैटेगरी के जो भी रेशियोज आएंगे उन सबके न्यूमरेटर में बच्चों, जितने भी आ रहे हैं उन सबके न्यूमरेटर में या तो सेल्स होगी, सेल्स, या फिर सीओजीएस, सेल्स या सीओजीएस, 90% ये होने वाला है। जरा सा जो दूसरा चेंज है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, और जो उनके नाम है वो चीज डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे इसके डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स, इसके डिनोमिनेटर में फिक्स्ड एसेट, इसके डिनोमिनेटर में नेट एसेट्स, इसके डिनोमिनेटर में करंट एसेट्स, इसके डिनोमिनेटर में स्टॉक, इसके डिनोमिनेटर में डेटर, इसके डिनोमिनेटर में क्रेडिटर। आर यू गेटिंग दैट? तो टर्नओवर रेशियोज की ट्रिक इज न्यूमरेटर या तो सेल्स या सीओजीएस 90% टाइम, 10% कुछ और है वो मैं आगे समझाती हूँ, एंड डिनोमिनेटर में वो पर्टिकुलर चीज आ जाती है ऐसे के ऐसे ही। दैट्स हाउ इट गोस। चलिए लेट्स बिगिन। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ओके, क्या फॉर्मूला है, सेल्स या सीओजीएस अपॉन टोटल एसेट्स। अब हमें देखना पड़ेगा जरा एक एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सेल्स है मानिए आपकी 15 लाख, टोटल एसेट्स है कंपनी के पास 5 लाख, निकाला जब ये रेशियो तो आया 3:1। ये बताता क्या है, गौर से सुनना, ये बताता क्या, ये बताता है आपकी एफिशिएंसी, कि आप अपनी चीजों को कितना बेहतर यूज कर पा रहे हो। क्या बता रहा है ये, एफिशिएंसी, आप अपने एसेट्स को कितना बेहतर यूज कर पा रहे हो। तो जब ये 3 गुना है तो इट इज इंडिकेटिंग कि तुम्हारे पास अगर 1 रुपए का एसेट है तो तुम उससे 3 गुना का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। तो दैट मीन्स आप अपने एसेट का ढंग का यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा आप बेहतर एसेट का यूज करोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। जैसे मैं तुमसे एग्जांपल के लिए बोलूं, मेरे सामने कैमरा है जिसको मैं यूज करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब तुम ये समझो कि कैमरा जितने भी कॉस्ट का लिया और इससे मैं जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग करके सेल्स जनरेट कर पाऊंगी, तो एम आई यूजिंग माई एसेट टू द फुलेस्ट? आंसर इज यस। सो दैट इज इंडिकेटिंग इट्स एफिशिएंसी। जितना ये कैमरा तो ले लिया, कॉस्ट लग गई, जितने में कम लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगी, कम सेल्स होगी, तो कहीं ना कहीं मैंने उस एसेट को एफिशिएंटली यूज नहीं किया। तो ये रेशियो क्या बताता है कि आपने अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया है। सो हायर द रेशियो, मोर इज द एफिशिएंसी जिससे आपने एसेट को अपने यूज किया। समझ में आई बात? चलो अगला, नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। सिंपल, ऊपर जाएगा सेल्स या सीओजीएस, नीचे छाट के सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, ओनली फिक्स्ड एसेट्स। अगला आ रहा है तुम्हारा कैपिटल या नेट एसेट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें नेट एसेट्स बताए थे, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट। मैं जाऊंगी पीछे और मैं तुम्हें फिर से दिखाऊंगी। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, जिसका दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड। टेक्निक नंबर 1 इन दोनों को ऐड, टेक्निक नंबर 2 दिस माइनस दिस, टेक्निक नंबर 3 वाज दिस, याद रखना है। चलो आ जाओ वापस। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैपिटल और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये गया ऊपर
और नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आए नीचे। कैपिटल एम्प्लॉयड फिर बोल रही हूँ क्या इंडिकेट करता है, लॉन्ग टर्म पैसा जो बिजनेस में लगा है, चाहे वो ओनर का हो चाहे वो उधार। लॉन्ग टर्म पैसा जो बिजनेस में लगा है, चाहे वो ओनर का हो चाहे वो उधार हो, बिकॉज इसमें दोनों आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब सुनिएगा, माने आप इसका आंसर निकला 4:1, इसका मतलब डिनोमिनेटर बता रहा है नेट एसेट, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम्हारे पास 1 रुपए है तो तुमने उस 1 रुपए से 4 गुना सेल्स जनरेट करी। फिर वही बात, हायर द रेशो, बेहतर आपने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, लोअर द रेशो, आपने अपने एसेट को उतना परफेक्टली यूज नहीं किया। इज दैट क्लियर? चलते चलो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, नाम से क्लियर होगा शायद अब सबको, ऊपर क्या जाना है सेल्स या सीओजीएस, नीचे क्या जाना है करंट एसेट्स, सिंपल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, ऊपर जाना है सेल्स या सीओजीएस, नीचे जाना है वर्किंग कैपिटल। बेटू वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, पीछे देखा था अभी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक, चलो अब आ रहा है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो, types of working capital ratio में the first one that we have is your inventory turnover ratio, the second is receivable turnover ratio, the third is payable turnover ratio. Let me tell you, all these three are really important, especially from your questions point of view. मतलब I would say nearly 50 to 60% of the questions में these three are used बहुत commonly, बहुत commonly। टफ बिल्कुल नहीं होते लेकिन समझ में आना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले आ रहा है तुम्हारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसके न्यूमरेटर में जाता है बेटू सीओजीएस, नीचे जाता है एवरेज इन्वेंटरी। सीओजीएस आप सभी जानते हैं, जो सामान हमने बेचा उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। अप्रोच नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अप्रोच नंबर 2, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, या अगर लॉस का केस है तो इसको उल्टा कर देना, सेल्स में ग्रॉस लॉस ऐड कर देना। तो ये तो हुआ एक तरीका। अब मैं अगर तुमसे बात करूं शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट से, आई होप तुम्हें अकाउंट्स भी आती है थोड़ी थोड़ी, शेड्यूल 3 वाले फॉर्मेट से अगर मैं तुमसे बात करूं तो क्या बैठेगा, बैठेगा कुछ ऐसा, कैसा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, शायद समझ आता है, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरी और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तो सीधे सीधे हेड्स होते हैं शेड्यूल 3 में 1 2 3, और अदर एक्सपेंसेस में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर से, या फिर जो वेजेस एंड सैलरीज है उसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो पिक होके आ जाएगा। लेकिन एफएम में यूजुअली शेड्यूल 3 का कोई क्वेश्चन है नहीं, बट अगर हो तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई इट। अकाउंट्स में अपन इतना पढ़ते ही हैं, मैंने तुम्हें वहां पढ़ाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की। ठीक है, आ जाइए, अब मुझे बताना है नीचे का एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकलता कैसे है बेटू, इट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब बात ये है, कई बार क्वेश्चन में एवरेज गायब होता है, कई बार क्वेश्चन में एवरेज गायब होता है, इट्स नॉट गिवन, एंड उनको निकालने की पॉसिबिलिटी भी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, कोई इंफॉर्मेशन। ऐसे में एवरेज इन्वेंट्री को ही इक्वल टू इन्वेंट्री मान लेते हैं। क्या इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग चाहिए तो वही मान लो, इन्वेंट्री चाहिए तो वही मान लो, ऐसा। बट जो भी होगा वो क्वेश्चन से तुमको रीड करके समझ आ जाएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। आ जाइए आगे। अब इसी से रिलेटेड में एक एग्जाम्पल डिस्कस करा, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, फटाफट इनको यूज करके निकलेगा सीओजीएस। एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, सो ये आ गई 2.5 लाख। इसका आंसर आया 6 गुना। ये 6 गुना क्या बताता है, ये 6 गुना बताता है, मैंने लिखा है, इट शोज द एफिशिएंसी विथ विच द स्टॉक इज यूज्ड। डिनोमिनेटर में स्टॉक है, हायर द रेशियो बेटर इट इज। अब आप सुनिए बात, मैं आपसे कहूं किसी की लोहे की दुकान है,
उस बंदे ने लोहा खरीदा और दुकान में रखा 5 लाख रुपए। अब वो जो लोहा है ना, वो एक बार खरीदा, वो रहा 3 4 5 महीने, फिर जाके खत्म हुआ। फिर उसने एक बार और लोहा खरीदा 5 लाख का, फिर वो रहा 4 1 महीने, फिर उसने एक बार और लोहा खरीदा, बस वो रहा 3 4 महीने, फिर बिका। यू आर एबल टू आई थिंक अंडरस्टैंड, 3 टाइम्स मोर और लेस मूवमेंट हुआ। एक बार लिया, इतने दिन रखा, फिर बिका, फिर लिया, फिर इतने दिन रखा, फिर बिका, 3 एक बार मूवमेंट हुआ है। क्या ये स्टॉक बहुत हाई एफिशिएंसी से यूज हो पाया है, फटाफट फटाफट बिक पाया है? नहीं। मैं इसकी जगह तुम्हें एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ब्रेड, या मैं तुम्हें एग्जांपल दूं मिल्क। दुकान में आता है सुबह या शाम, फटाक से कुछ घंटों में बिक जाता है, फिर आता है, फिर बिक जाता है, फिर आता है, फिर बिक जाता है। इसका मतलब एक ही स्टॉक है, कितनी बार बिका, फिर पैसा आया, फिर बिका, फिर पैसा आया। सो इट इज यूज एट अ वेरी हाई एफिशिएंसी। तो ये रेशियो यही बताता है कि जो स्टॉक है आपके पास ऑन एन एवरेज जितना रहता है, वो कितनी एफिशिएंसी से यूज हो रहा है। जितना बड़ा रेशियो हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल टाइम सेल ऑफ हो रहा है, रीस्टॉक कर रहे हो, फिर सेल ऑफ हो रहा है, फिर रीस्टॉक कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर एबल टू यूज इट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। दूसरा एक और बात बताऊं, इसी से कनेक्टेड होता है एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो हम कैसे निकालते हैं, 365 days और 12 months अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ऊपर तुम्हारा 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब आता है, तो तुमको मिलते क्या है, होल्डिंग पीरियड। कॉस्टिंग में पढ़ते हो मेरे साथ मटेरियल चैप्टर में। होल्डिंग पीरियड क्या बताता है, एक बार जो स्टॉक खरीदा, ऑन एन एवरेज कितने दिन यू होल्ड इट बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट। कितने दिन हमारे यहाँ पड़ा रहता है, रखा रहता है, होल्ड पे रहता है बिकने से पहले। तो भाई जितना ये रेशो बड़ा निकलेगा, मानो निकला 150 डेज, मानो निकला 90 डेज, मानो निकला 200 दिन, जितना बड़ा होल्डिंग पीरियड निकलेगा उतनी बेकार बात है। बिकॉज तुम्हारा स्टॉक बहुत धीरे बिकता है, लाते हो, पैसा अटक जाता है खरीदने में, फिर वो रखा रहता है इतने लंबे समय और फिर जाके बिकता है। सो इट इज बैड। और जितना छोटा होल्डिंग पीरियड होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, मतलब फटाफट तुम्हारा स्टॉक बिक रहा है। तो जितना होल्डिंग पीरियड कम उतना बेटर, जितना होल्डिंग पीरियड ज्यादा उतनी बेकार बात है, तुम्हारा पैसा ज्यादा अटक रहा है। एक बात ये। दूसरी बात, इसका आंसर छोटा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो बड़ा होने का मतलब आईटीआर बड़ा होगा, और हमने अभी पढ़ा था आईटीआर बड़ा होना चाहिए, दैट इंडिकेट्स बेहतर एफिशिएंसी से स्टॉक यूज हुआ है। तो कंक्लूजन क्या याद रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर जितना बड़ा उतना बेटर। दूसरी बात, एवरेज होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, जितना कम उतने कम दिन पैसा अटका, जितना कम उतनी जल्दी स्टॉक बिका। तो इट शुड बी शॉर्टर, इट शुड बी स्मॉलर। ओके, ऑल राइट, चलते चलिए आगे। इसमें आएगा रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो। तो भाई अगर सिर्फ रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो इसमें आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, विच इज ओपनिंग रॉ मटेरियल, नेट परचेजेस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल बस, बाकी नीचे एवरेज हो जाएगा, दैट्स सेम टाइप से। अगला आ रहा है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, डेटर क्रिएट कब होता है या बिल्स रिसीवेबल क्रिएट कब होता है, जब सेल क्रेडिट हुई। उधार सेल होगी तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल होंगे, कैश सेल हुई तो इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे, ऊपर क्रेडिट सेल आएगी। ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले लूं। ये तो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू इट्स आंसर। द आंसर इज 20 टाइम्स। व्हाट इज इट इंडिकेटिंग, दिस 20 टाइम्स इज इंडिकेटिंग कि तुम्हारे पास जितना डेटर एक समय पे रहता है, जितना डेटर एक समय पे रहता है, क्रेडिट सेल उसकी 20 गुना है। बेसिकली इसको भी वैसे ही कनेक्ट करके समझो, इट इज इंडिकेटिंग कि तुम्हारा कितनी बार साल भर में डेटर बनता है, पैसा मिलता है, बनता है, पैसा मिलता है, बनता है, पैसा मिलता है। जितनी ज्यादा बार मूवमेंट है, इसका मतलब फटाफट कलेक्शन हो रहा है डेटर से। और जितना छोटा ये रेशो निकलता है, इसका मतलब डेटर बना, वो पैसे रख के बहुत लंबे टाइम बैठ गया, फिर जाके कहीं तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया। तो हायर द रेशो बेटर इट इज।
That means quicker collection. More you are able to collect from your debtor. Faster speed पे you are able to collect from your debtor. Efficiently आप अपने debtor से collection कर पा रहे हैं. That is the point. इसी से connected बनता है एवरेज कलेक्शन पीरियड. सेम टाइप से जैसे स्टॉक का था, 360 या 65 डेज या 12 मंथ्स ऊपर जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये जाएगा. अब तुम्हारा आंसर इसका आ रहा है 18 दिन. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे ही तुम डेटर को बेचते हो सामान उधार, 18 दिन में ऑन एन एवरेज तुम अपने पैसे कलेक्ट कर पाते हो 18 दिन में. सोचो और बताओ, ये छोटा होना बेटर है कि बड़ा? मैं तुमसे कहूँ आंसर होता 2 महीना, आंसर होता 4 महीना. इसका मतलब बहुत टाइम तक तुम्हारे पैसे अटके रह जाते हैं, तुम डेटर से लेट कलेक्ट कर पाते हो. और जितना ये रेशो छोटा हुआ, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 महीना, कहीं ना कहीं जल्दी कलेक्शन कर पा रहे हो. क्या हमें हमारा पैसा बिजनेस कर रहे हैं जल्दी जल्दी मिलना चाहिए? आंसर इज यस. जितनी जल्दी मिलेगा उतना तुम दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट कर पाओगे, और जितना लेट मिलेगा तुम्हें तुम्हारा पैसा तो तुम्हारे पास फंड्स की शॉर्टेज हो सकती है. इसीलिए कलेक्शन should be in the smallest possible time, shortest possible time. ये आंसर छोटा होना चाहिए, और इसको छोटा लाने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. तो इसका मतलब ये रेशो बड़ा होना चाहिए. That will indicate debtors are used at high efficiency. The collection is done at high efficiency. It indicates good position of business. Okay, आ जाओ आगे. नेक्स्ट 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 कहाँ है नेक्स्ट हमारा भाई? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. अब दिमाग लगाओ, ट्रेड पेबल में आता क्या क्या है? बिल्स पेबल और कौन? क्रेडिटर. मुझे ये बताइए, बिल्स पेबल और क्रेडिटर का जन्म कैसे होता है, क्रिएट कैसे होते हैं? उधार परचेजेस से. उधार परचेजेस से. तो इसके फॉर्मूले में न्यूमरेटर में सेल्स नहीं आएगा, परचेज आएगा. कौन सा परचेज आएगा? क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज ऊपर, एवरेज ट्रेड पेबल्स नीचे. तो मैंने आपसे कहा था ना कि 90% सेल आ रही है. डेटर वाले केस में कौन सी आ गई? क्रेडिट सेल. स्टॉक के केस में कौन आ गया? सीओजीएस. पेबल के केस में कौन आ गया? पेबल है भाई, तो परचेज ही तो होगा ना, तो क्रेडिट परचेज. तो थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, बट उस ट्रिक से 6-7 फॉर्मूले यूं याद हो जा रहे हैं, तो इसीलिए ट्रिक लगाना जरूरी थी. चलो आ जाओ. उसी तरीके से तुम इसको सॉल्व करोगे. ऊपर कौन आएगी? क्रेडिट परचेज. नीचे कौन आएगा? तुम्हारा एवरेज ट्रेड पेबल. यू विल गेट योर आंसर. जितना बड़ा ये रेशो हो, जितना बड़ा ये रेशो उतना बेटर, उतना बेटर. अब आप देखिए आगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम निकालेंगे पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड. हाउ डू वी गेट इट? 360 या 365 डेज और 12 मंथ्स अपॉन ये जो भी आंसर है ये. अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो डेज है ये ज्यादा होना बेहतर है या ये कम होना बेहतर है? तो मैंने बड़ा डिटेल में तुम्हें समझाया था. अगर ये कम होता है, कम कम कम, 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत फटाफट क्रेडिटर को पैसा देते हैं. तो इसमें अच्छाई भी है बुराई भी. हम अगर फटाफट पैसा देते हैं इसका मतलब वी आर इन गुड पोजिशन, कि हम किसी का भी पैसा जल्दी दे देते हैं. बट इट इज बैड ऑल्सो. मैम वाई इट इज बैड? क्योंकि आप फटाफट उनको पैसा दे देते हो तो शायद आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, शायद आपकी नेगोशिएशन का पावर नहीं होगा, आपका दबदबा नहीं होगा, अगले की बात चल रही होगी, इसीलिए आपको पैसा जल्दी जल्दी देना पड़ रहा हो. समझ रहे हैं? तो इट इज शोइंग योर वीकनेस ऑल्सो, and it is कहीं ना कहीं showing your strength also that you have funds and you are able to pay. तो प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या है हम फिर तभी डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन देख के डिसाइड नहीं कर सकते. और अगर ये आता है ज्यादा लॉन्ग, तो इसका मतलब हम अपने क्रेडिटर को लेट पैसा देते हैं. तो या तो एक बात है कि हमारे पास पैसे नहीं होते इसलिए हम लेट हो जाते हैं, या तो दूसरी इसमें बात अच्छी ये है कि हमारी डोमिनेटिंग पोजीशन है, तो हम उनसे कहते हैं भाई जल्दी नहीं दे पाएंगे, टाइम लगेगा, समय वेट कर सको तो कर लो. तो ठीक है सर कर लूंगा वेट, आपका तो धंधा बहुत सालों से है, अपनी तो अच्छी पहचान है, कर लेंगे वेट, हम कोई प्रॉब्लम नहीं. तो दोनों ही बातें हैं. ज्यादा छोटा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, ज्यादा बड़ा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है. एवरेज रहना चाहिए इंडस्ट्री के जो है रेट उसके आसपास, उसके आसपास. ठीक है, चलते चलो आगे. हम पहुंच गए हैं फाइनली आखिरी कैटेगरी पर वो आखिरी कैटेगरी भी अच्छी खासी बड़ी है, विच इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कमाई, कंपनी की कमाई की क्षमता, कमाई की क्षमता कंपनी की बता रहा है. पहला क्या था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म पीरियड, 12 महीने में हम कितना, कितनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्या?
फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी आया कि भाई 12 महीने की बाद की लाइबिलिटीज को पे करने की हमारी औकात है या नहीं। उसके बाद क्या है, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियो, हम अपने एसेट्स का, हम अपने फंड्स का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, हम कमाने की क्या पोजीशन रखते हैं, कमाने की क्षमता क्या है, आर वी हैविंग गुड प्रॉफिट्स और नॉट, ये रेशियो ये बताता है। ठीक है, अब भाई इसके हैं 4 कैटेगरी, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक वाइज इनमें से कहीं कहीं थ्योरी के भी एमसीक्यू बैठ सकते हैं, प्रैक्टिकल 2-4 ही रेलिवेंट है, बाकी जो है वो थ्योरी के एमसीक्यू में फिट हो सकती है बात, या 1-2 लाइन का कुछ टिप्पणी देने वाला होता है ना कमेंट, उधर कुछ फिट हो सकता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स, अब जो ये बेस्ड ऑन सेल्स हैं इन सब में लाइन से डिनोमिनेटर में सेल सेल सेल्स है, सेल सेल सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स, डिनोमिनेटर में सबके सेल्स, ऊपर जीपी, ऊपर एनपी, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऊपर एक्सपेंस। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बता दी मैंने। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जीपी बाय सेल्स इनटू 100, जीपी तुम सारे बच्चे समझते हो, सेल्स माइनस सीओजीएस से जीपी मिलता है, ऊपर आ जाओ। अब अगर 20% आ रहा है, हाउ विल यू इंटरप्रेट, सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। एक और बात सीखने के लिए, सेल्स के 2 हिस्से होते हैं, सेल्स के 2 हिस्से होते हैं, सेल्स में एक हिस्सा कॉस्ट का होता है और एक प्रॉफिट का होता है। तो अगर 20% जीपी है प्रॉफिट, तो इसका क्लियर मतलब सेल्स का 80% सीओजीएस है। सेल्स हैज 2 पार्ट्स, एक लागत और फिर बचा कुचा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 20% है सेल्स का, तो जो कॉस्ट लगी है वो 80% होगी। इतना हमको लॉजिकली बात समझ में आनी चाहिए। आ जाओ आगे, नेट प्रॉफिट रेशियो, हाउ डू वी गेट इट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, नीचे सेल्स इनटू 100। व्हाट डज दिस इंडिकेट, सारे खर्चे हटाने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कितना, मानो ये निकला 5%, क्या मतलब है, सेल्स का 5% नेट प्रॉफिट है, that profit which is after deducting all the expenses and after considering all the incomes, that it is। इसमें प्री टैक्स प्रॉफिट भी कह सकते हैं वो लोग, कभी कहे प्री टैक्स, टैक्स से पहले पीबीटी रख देना, पीबीटी, जनरली पैट ही यूज होता है हर जगह। ठीक है, आ जाओ आगे, मैंने तुम्हें काफी डिटेल्ड एनालिसिस करवाया था ट्रेडिंग पीरियड, मैं वापस से 2 मिनट लेके करवा दे रही हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है क्लास में मैंने पढ़ा दिया, मैं एक बार रिपीट कर ही दूं डीपर, तो किसी का भूल गया हो या छूट रहा हो तो शायद वो भी कवर हो जाए। तो लेट मी पुट माई एनर्जी एंड आई होप यू पुट योर्स, तभी मार्क्स आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। ध्यान दो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, सीओजीएस, सेल्स, जीपी, जीपी जाता है यहाँ, यहाँ आते हैं तुम्हारे खर्चे, कौन से खर्चे आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ आती थी इनडायरेक्ट इनकम, आता था नेट प्रॉफिट। समझने की क्या बात है, सीओजीएस तो एक मेन खर्चा है ही। इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब धंधा चलाने के खर्चे, जैसे बिजली का बिल, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सफाई सुथराई का खर्चा, सेलिंग का खर्चा एंड सो ऑन। दूसरा इसी में आते हैं फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो इनडायरेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा, एक धंधा चलाने के खर्चे और एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि अगर हमें निकालना है हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेशंस से प्रॉफिट, मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से प्रॉफिट, तो वो कैसे निकले, तो आपकी सेल्स में से आप सीओजीएस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाओगे तो जो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। टेक्निक नंबर 2, जीपी इज ऑलरेडी सेल्स माइनस सीओजीएस, जीपी में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाओगे तो यू विल बी एबल टू गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे से होने वाला प्रॉफिट। टेक्निक नंबर 3, रिवर्स टेक्निक, तुम्हारे नेट प्रॉफिट में से तुम्हें इनडायरेक्ट कमाइयां हटानी है, ये बिजनेस की मेन कमाई नहीं है, तो नेट प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट इनकम हटाओगे माइनस करके, एंड खर्चे सारे माइनस हो चुके होंगे, ये वाला खर्चा माइनस नहीं होना था तो रिवर्स करोगे, एड बैक करोगे इंटरेस्ट, तो भी यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें दो टेक्निक लग रही है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो टेक्निक मैंने सिखाई है वो, और दूसरी टेक्निक क्या लग रही है जो मैंने अभी लॉजिक समझाया। तो दो बातें, हमें चाहिए क्या, ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट, ये फाइनल प्रॉफिट में इसका इफेक्ट आया हुआ है जो नहीं आना था, हटा दो। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे माइनस हो गए, तो ये वाला खर्चा थोड़ी ना माइनस होना था, रिवर्स करके ऐड बैक कर दो, तो यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर। अब जब हमें निकालना हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर नीचे सेल्स इनटू 100, यू विल गेट योर आंसर। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट इज सारी कमाई माइनस सारा खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट, सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बोले तो बिजनेस का सिर्फ मेन खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं होनी, इनडायरेक्ट इनकम्स नहीं लेनी, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, और करके फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, समझ में आई गई होगी बात, जिसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हो। ठीक, एक्सपेंस रेशियो पे आ जाओ, खर्चों का रेशियो, सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, अब भी बताया मैंने तुम्हें, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या होते हैं, पीएनएल में आने वाले बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, जैसे सेलिंग, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, बिजली का खर्चा, सफाई का खर्चा एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग या बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो बिजनेस के मेन खर्चे कौन से हो गए, सीओजीएस और पीएनएल में आने वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। फाइनेंशियल रेशियो, इंटरेस्ट ऊपर सेल्स नीचे इनटू, चेक करो इसको एक बार ध्यान से, सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस बाय सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब सीओजीएस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को इकट्ठा कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। और फाइनेंशियल में क्या होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोले तो इंटरेस्ट बाय सेल्स इनटू 100। आई होप द लॉजिक इज एब्सोल्युटली क्लियर। इफ आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चंस, नॉट फाउंड, ऑलमोस्ट नॉट फाउंड। किस पे क्वेश्चंस आर फाउंड, जीपी रेशो, एनपी रेशो, ये दो पे 90% क्वेश्चन है। इन पे क्वेश्चन बैठ सकता है, लेकिन यूजुअली दे आर नॉट फाउंड। आना चाहिए क्या, हाँ, तभी तो रिवीजन में भी पढ़ा रही हूँ और क्लास में तो इतना डीप में पढ़ा है, तो छोड़ना नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनका सिर्फ लॉजिक पकड़ लिया तो भी काम हो जाएगा। चल बढ़ते चलो, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, यहां से जो गाड़ी शुरू हो रही है, इन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं आने हैं, इन पे थ्योरी क्वेश्चंस ही बैठने हैं, तो कंक्लूजन्स क्लियर होने चाहिए। लेट्स बिगिन। पहला कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट से यहाँ क्या मतलब, इन्वेस्टमेंट से यहाँ मतलब है बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस पे आने वाला रिटर्न। तो कौन से पैसे की यहाँ बात हो रही है, लॉन्ग टर्म पैसा, लॉन्ग टर्म पैसा जो बिजनेस में लगाया है उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना कमा रहे हैं हम, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो द फॉर्मूला इज रिटर्न या प्रॉफिट या इनकम अपॉन अर्निंग, वो सॉरी अपॉन इन्वेस्टमेंट, अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है और रिटर्न जो मिल रहा है वो ऊपर जा रहा है इनटू 100। और सुनना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इन्होंने दो रेशियो से कनेक्ट किया है। एक किया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी जो कैसे निकल रहा है, आपकी प्रॉफिट मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स, कमाया आपने कितना वो ऊपर, सेल्स नीचे, सेल्स का कितना परसेंट कमाया, प्रॉफिटेबिलिटी। और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, टर्नओवर मैंने अभी बताया था ऊपर सेल्स आएगी नीचे इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट नीचे सेल्स ऊपर, सेल से सेल्स कटा, so you are able to get return by investment. So what relation you have to understand, ROI is equal to profitability into investment turnover. मैम क्या ये बात एमसीक्यू में फंस सकती है, यस यस, प्रॉफिटेबिलिटी इनटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली क्या बता रहा है, जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया उस पर कितना प्रतिशत तुम रिटर्न कमा पाए। ऑनेस्टली मैं अगर कहूं तो ये रेशियो दो टेक्निक से निकल सकता है। टेक्निक नंबर 1, रिटर्न जो ओनर्स ने कमाया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में तुम सिर्फ रख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का पैसा। एक और टेक्निक से इसको किया जा सकता है प्रैक्टिकली, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म फंड्स ने जो पैसा लगाया है, दैट मीन्स यहाँ पे इक्विटी वालों का भी, प्रेफरेंस वालों का भी और नॉन करंट लाइबिलिटी भी,
और ऊपर आ जाएगी पीबीआईटी की अर्निंग कितनी रही। दैट इज ऑल्सो राइट टेक्निक। और अगर आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर्स देखो तो सिर्फ ओनर्स आ जाएंगे। मैम हमें क्या करना है, 99% क्वेश्चन आएगा ही नहीं प्रैक्टिकल, 1% है कि आए, तो जो डेटा दिया हो वो ले लेना। वो खाली तुम्हें शेयर्स का दे तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट ले लेना, वो तुम्हें लॉन्ग टर्म दे मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और साथ में शेयर्स दे, दोनों ले लेना। और अकेला भी लेके कर देना, टेक बोथ। और ऑल्टरनेटिवली खाली ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर देना। सो दैट्स हाउ इट इज, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट इज कामका। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। चलो अब आओ रिटर्न ऑन एसेट्स। अभी पढ़ा था रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न प्रॉफिट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए प्रॉफिट जो भी, नीचे जाने चाहिए एसेट्स। मल्टीपल स्टाइल्स में सिखा दिया इन्होंने, इसमें क्वेश्चन एक नहीं है भाई, सीख लो, देख लो, प्रैक्टिकली किसी भी टेक्निक से किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नंबर 1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। साल के स्टार्टिंग में कितने थे, साल के एंड में कितने थे, एवरेज करके। दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टेंजिबल एसेट्स। साल के स्टार्टिंग में टेंजिबल कितने थे, साल के एंड में कितने टेंजिबल है, एवरेज करूंगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज फिक्स्ड एसेट, अब वही टेंजिबल और फिक्स मोरलेस सेम। देन क्वेश्चन में जो दिया हो वैसा कर देना, चिंता मत कर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन एवरेज टोटल एसेट या एवरेज टेंजिबल या एवरेज फिक्स्ड। मैम ये इन्होंने सेकंड वाले में इंटरेस्ट क्यों ऐड कर दिया, सुनना गौर से, शांति से, सांस ले। एक्चुअली बात ये है, ये बता रहा है रिटर्न, कमाई कितनी हुई एसेट्स लगाने पर। मैम एसेट्स लगाने पे मतलब बिजनेस में जो एसेट्स लगे हुए हैं उनके काम होने से, उनके चलने से हम कितना प्रॉफिट कमा पाए। तो बात ये निकल के आती है उन एसेट्स को खरीदने के लिए नॉट जस्ट शेयर होल्डर का पैसा बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं वो भी तो यूज हुए होते हैं टू बाय दीज एसेट्स। नॉट जस्ट शेयर होल्डर का पैसा बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं उनका भी तो पैसा यूज होता है। तो इनकी कमाई इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इनकी कमाई इज इंटरेस्ट, दोनों को मिलाओगे तो ही तो पता पड़ेगा टोटल कमाई कितनी हुई। तो जब डिनोमिनेटर में वो एसेट्स ले रहे हो जो ओनर के पैसों से भी खरीदे हैं और डेट से भी खरीदे हैं, तो ऊपर जो कमाई लो वो भी दोनों की होने वाली कमाई ले लो, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट। आई होप द लॉजिक इज क्लियर, डीपर वी हैव डन इन क्लास। मैम हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन ऐसा कुछ दे तो ये लगा देना, क्वेश्चन इंटरेस्ट ना दे तो ये लगा देना। प्रैक्टिकल आने का चांस 1% है, 99% प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, बट देख के जाना, आया तो सीधा क्वेश्चन आएगा, कर पाओ। लेट्स मूव अहेड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम से समझ आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म वाला पैसा, डेट और इक्विटी दोनों में रखो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में, और दोनों को डिनोमिनेटर में रख रहे हो तो कमाई दोनों वाली ऊपर आनी चाहिए, इसीलिए पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट बचना है और ऐसा प्रॉफिट जिसमें भी टैक्स और जो बचेगा शेयर होल्डर्स के, तो पीबीआईटी। दिस इज वन टेक्निक। टेक्निक नंबर 2 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, टैक्स देने के बाद का, बट दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए ये प्रॉफिट किसके लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए। डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो तो भाई वो इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा विच बिलोंग्स टू द डेट होल्डर्स, तो न्यूमिनेटर में ही आ जाएगा। मैं टेक्निकली कहूं इन दोनों में से विच इज बेटर, दिस इज बेटर। सरकार का पैसा हटा दिया, पैट में टैक्स हटा दिया और ये जोड़ दिया, नीचे आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज एक्चुअली द रियल रिटर्न। नीचे क्या बता रहा है, जो हमने पैसा लगाया शेयर होल्डर ने और डेट ने, डिनोमिनेटर। ऊपर क्या बता रहा है न्यूमरेटर के अंदर, जो कमाई किसकी हो रही है, शेयर होल्डर्स की, और जो कमाई किसकी हो रही है, डेट होल्डर्स की। तो दिस इज द रियल रिटर्न। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक, और ये इसका थोड़ा सा इजियर वर्जन फॉर्मूला है बट इतना टेक्निकली सही नहीं। दोनों यू नीड टू नो। क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत, लाइक 5% और ज्यादा। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड पे रिटर्न। ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अच्छा वो कह रहा है प्रेफरेंस को भी हटा दो, तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दीजिए, और नीचे किसका पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इन 100, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया उनको उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंट का,
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस दिस, ये आ गया। ठीक है, ये सब हो गया तुम्हारा। अब मुझे क्या बताना है, मुझे इससे रिलेटेड कुछ बताना है क्या? जस्ट अ मिनट, सांस ले लो तुम भी। यू हैव द ऑप्शन टू पॉज, आई डोंट हैव द ऑप्शन टू पॉज, आई कीप स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग। ऑल राइट, आई नीड टू टेल यू some relation if that benefits you. सुनिए, आपका जो ये पार्ट है, क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके 3 हिस्से हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, पहले सुन लेना फिर कनेक्ट देखना। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट ऊपर, सेल्स नीचे, बेसिकली आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंट। फिर आ रहा है इन्वेस्टमेंट या एसेट या कैपिटल टर्नओवर। क्या करोगे इसमें, सेल्स ऊपर पढ़ चुके हैं अपन, नीचे कौन आ जाएगा, एसेट, या ऊपर सेल्स नीचे कौन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, या ऊपर सेल्स नीचे कौन आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, अगला इक्विटी मल्टीप्लायर, ये थ्योरी में फंस सकता है। इक्विटी मल्टीप्लायर ये थ्योरी में फंस सकता है, एंड तक लोग पहुंच नहीं पाते और इंस्टीट्यूट एंड से उठा के क्वेश्चन दे देता है। तो इक्विटी मल्टीप्लायर में ऊपर जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट या आपके एसेट्स या आपका कैपिटल, नीचे जाएगा शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा। जब हम ऊपर की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की या कैपिटल की, तो हम मेनली बात कैपिटल एम्प्लॉयड की कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का जो पैसा लगा है वो ऊपर, पूरा लॉन्ग टर्म का ऊपर इंक्लूडिंग डेट, और नीचे सिर्फ शेयर होल्डर का पार्ट। तो अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, शेयर होल्डर का 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख है, क्लियर समझ में आना चाहिए, 50,000 बिलोंग्स टू द डेट होल्डर्स। तो 1.5 लाख गया ऊपर, शेयर होल्डर फंड गया नीचे, कितना आ रहा है, 1.5:1। This is equity multiplier. What it is? It is indicating long term के लिए जो 1.5 इन्वेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए जो ये 1.5 इन्वेस्टेड है, उसमें से 1 इज इन्वेस्टेड बाय ओनर। लॉन्ग टर्म के लिए जो ये 1.5 इन्वेस्टेड है, उसमें से 1 इज इन्वेस्टेड बाय ओनर। दैट इज द मीनिंग। हायर द इक्विटी मल्टीप्लायर, मानो मैं ये कहूं 2.5 होता, 2.5 होता, तो 2.5 में से 1 इज इन्वेस्टेड बाय ओनर, मतलब 1.5 इज इन्वेस्टेड बाय डेट। मानो ये 3.5 होता, मतलब 1 इज इन्वेस्टेड बाय ओनर एंड 2.5 इज इन्वेस्टेड बाय डेट। तो जितना ये बड़ा है, हायर द इक्विटी मल्टीप्लायर, मोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेट, देयरफॉर इट इज मोर रिस्की। लेसर द इक्विटी मल्टीप्लायर, जितना छोटा हुआ, लेसर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेट, मतलब कहीं ना कहीं रिस्क क्या है, कम। तो इक्विटी मल्टीप्लायर कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से शेयर होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, मतलब इम्प्लाइड मैनर में जो बचा हुआ है तो वो डेट है। जितना बड़ा हुआ उतना रिस्क ज्यादा, उतना डेट का पोर्शन ज्यादा, जितना छोटा हुआ उतना रिस्क कम, उतना डेट का पोर्शन कम। आई होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर। यस, ओके, गेटिंग बैक, रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। पहला क्या मैंने कहा, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल या एसेट टर्नओवर, तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर। तीनों का रिलेशन, तीनों का रिलेशन सुनेंगे। ये पहला इनटू दूसरा इनटू तीसरा जब होते हैं तो सेल से सेल्स कटती है, एसेट से एसेट कटता है, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स फंड मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। तो याद रखने की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी इनटू क्या बात, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर या एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। इन तीन को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हुआ टेक्निकली याद रखना। इसमें ये लोग एक चीज कर सकते हैं, दे कैन गिव यू दिस, दे कैन गिव यू दिस, दे मे स्किप दिस एंड दे कैन गिव यू दिस। तो आप सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ऐसे ही हो सकता है ये दे दें और बोले ये निकालो, तो आप तीनों को इंटू करके निकाल लोगे। वो थियोरी क्वेश्चन दे दें एमसीक्यू टाइप्स, तो आपको क्लियर होना चाहिए दीज थ्री रिजल्ट इन दिस। ये हुई एक बात। बात नंबर 2, इसमें लॉजिक जाएगा, लॉजिक थोड़ा सा गहरा आ जाएगा, थोड़ा सा गहरा। क्लास में काफी गहरा लॉजिक डिस्कस करा हुआ है, अभी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ, यू प्लीज पे अटेंशन। एग्जाम्पल है रेवेन्यू, सेल्स कितनी है, इनकम कितनी, हमारा प्रॉफिट परसेंट 14%, सेल्स का 14%, एसेट टर्नओवर, न्यूमरेटर में गया तुम्हारा रेवेन्यू, डिनोमिनेटर में गए तुम्हारे
एसेट। 1.40 क्या बता रहा है, जितने तुमने एसेट में लगाए पैसे उसका 1.4 टाइम्स ही सिर्फ सेल्स जनरेट कर पाए। तो जिस एफिशिएंसी से तुमने अपने एसेट्स यूज करे, इज दैट वेरी गुड? नॉट रियली। तीसरा आया इक्विटी मल्टीप्लायर। तुम्हारा शेयर होल्डर का ये पैसा है और तुम्हारे एसेट्स टोटल इतने के हैं, तो हम ये डालेंगे ऊपर एसेट्स टोटल, नीचे डालेंगे हम शेयर होल्डर का पैसा। इससे तुम्हें समझ आया 2.062 मतलब क्या है? 1 रुपए अगर इक्विटी के हैं तो 1.062 डेट के हैं, मतलब डेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व। अब गौर फरमाओ, तुम्हारा वैसे सेल्स में प्रॉफिट हो रहा था 14.39% का, लेकिन तुमने अपने एसेट्स अच्छे से यूज करे तो तुम्हारा इतना रिटर्न होता। लेकिन डेट डलने से, मैंने तुम लोगों को लेवरेज में पढ़ाया है मेरे बच्चे, डेट डलने से क्या होता है? डेट डलने से होता ये है कि अगर सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो गया तो तुमको डेट वाले को तो वो जो फिक्स पेमेंट है कम वो देना पड़ेगा, और जितना तुम्हारा रिटर्न आएगा वो किसको मिल जाएगा? इक्विटी वालों को। और उससे क्या होगा, उनका रिटर्न एकदम से बढ़ जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडी इन लेवरेज, वही थोड़ा सा यहाँ यूज हो रहा है। तो जैसे ही इक्विटी मल्टीप्लायर का इफेक्ट आया तो जितनी भी कमाई हो रही थी वो डबल हो जा रही है एक तरीके से, एंड हु आर गेटिंग बेनिफिटेड? It is resulting in benefit of the shareholders. Return on equity बढ़ जाएगा। तो जितना ये equity multiplier बड़ा हुआ, it is indicating more risk, it is indicating more involvement of debt. ज्यादा debt उसमें involve है, but जितना debt involve होता जाता है तो risk बढ़ता है, but कहीं ना कहीं रिटर्न जो है, रिटर्न वो किसको मिलता है? उसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का, बिकॉज डेट वालों को तो थोड़ा ही पैसा मिलता है, डेट वालों को थोड़ा ही पैसा मिलता है, बाकी जितना रिटर्न है वो किसके झोली में चला जाता है? इक्विटी वालों। तो ये रिलेशन डीपर काफी एक क्लास ऑलमोस्ट लगा के हमने क्लास में समझा था। अभी के लिए इतना पर्याप्त है, आप लोग इसको रिवाइज करके रखेंगे अच्छे से। ओके, चलिए, ये भी आपका काम हो गया। ये देखिए, मैंने ऐसा समझाया था कि ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और ये इक्विटी डलने के बाद का तड़का, इक्विटी डलने के बाद का तड़का है जो 30% आपका रिटर्न हो गया। दैट इज द पॉइंट। ये डन है। एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से करा दूं। पहला ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, सिंपल बात है, सारी पेमेंट्स हटा दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस का भी हटा दो, जो बचेगा प्रॉफिट उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में बांट देना। तो दैट इज हाउ इट इज, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगला, डिविडेंड पर शेयर। हाउ डू वी गेट दिस डिविडेंड पर शेयर? जितना भी आप डिविडेंड टोटल बांट रहे हो, जितना भी आप डिविडेंड टोटल बांट रहे हो, वो ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स नीचे, क्या मिलेगा अपने को? एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड पर शेयर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, छोटू छोटू, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यूज हो सकते हैं। किसमें यूज हो सकते हैं? दे कैन बी यूज इन व्हाट? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मिसिंग क्वेश्चंस, मिसिंग क्वेश्चंस। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो के अंदर गौर से सुनना, नीचे जा रही है तुम्हारी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कमाई कितनी है, ऊपर जा रहा है उसमें से तुम बांट कितना रहे हो। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स है 1 लाख रुपए, टोटल डिविडेंड प्लान की हम 60,000 रुपए बांटेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000। दिमाग लगाओ, 1 लाख रुपए 10,000 में बटेंगे तो पर शेयर कितने की अर्निंग हुई? 10 रुपए की। और बट कितना रहे? 60,000। 10,000 शेयर्स पर एक पे कितना बट रहा है? 6। होगा क्या? 10 रुपए की कमाई है, बट रहा है 6, कितना परसेंट बट रहा? मैम 60% ऑफ अर्निंग बट रहा है। तो इम्प्लाइड बात है कितना कंपनी अपने पास रिटेन कर रही है? 40% कंपनी रिटेन कर रही। सो रिटेंशन रेशियो इज 40%, पे आउट रेशियो इज 60%। एज सिंपल एज दैट, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर्स। इसमें पहला है प्राइस अर्निंग रेशियो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, हाउ इट वर्क्स, नाम ही है प्राइस, मतलब मार्केट में क्या रेट है शेयर का, ये ऊपर। अर्निंग मतलब एक शेयर पर कितना कमा पा रहे हैं इन कंपनी,
अब भी निकाला था पीछे ईपीएस, वो नीचे आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो यू आर एबल टू गेट योर पी रेशियो। अब इधर की चीज एक्चुअली आगे की भी चैप्टर्स में यूज होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ऑल, बट यहाँ पे हाल फिलहाल में बेसिक ये बताऊं, 100 रुपए मार्केट में उसका रेट है, आपने एक शेयर 100 का खरीद लिया, कंपनी से आपको उस पर अर्निंग कितनी हो रही है, 10 रुपए की। तो समझने की क्या बात है, 10 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए लगाना पड़ता है, तो आपको ये 1 रुपए, 1 रुपए कमाने के लिए 10 गुना लगाना पड़, 10 गुना लगाना पड़, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और जो लगाया है उसको कवर करने में 10 10 टाइम्स, या आप ये मान लीजिए 10 पीरियड्स लग जाएंगे। पे बैक पीरियड पढ़ते हैं अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, थोड़ा सा वैसा कि यू आर गेटिंग 10 सो टू मेक अप दिस 100 जो तुमने इन्वेस्ट किया है, इट विल टेक 10 टाइम्स, 10 गुना टाइम लगेगा, या 10 पीरियड्स लगेंगे, या 10 ईयर्स लगेंगे टू रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये निकालना अपने को आना चाहिए। प्राइस गई ऊपर, ईपीएस गया नीचे, ठीक है। इससे और जो रिलेटेड चीज है वो आगे वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड आई विल बी टेलिंग। आ जाओ, डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड। भाई डिविडेंड यील्ड, जो डिविडेंड दे रही है कंपनी वो ऊपर, चेंज इन शेयर प्राइस। कंपनी हाथ से तो डिविडेंड देती है, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, और बेकार परफॉर्म कर रही होती है तो प्राइस नीचे जाता है। तो उसका इफेक्ट ये है चेंज इन प्राइस, और जो हाथ से डिविडेंड दिया वो नीचे आ गया आपका शेयर प्राइस। अब ये इनिशियल शेयर प्राइस या मार्केट प्राइस कुछ भी रखा जा सकता है इनटू 100, ठीक है। तो ये डिविडेंड और अर्निंग यील्ड है, क्वेश्चन वाइज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, थ्योरी में दे में आस्क, थ्योरी में दे में आस्क। कम टू नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकल रहा है। और उसके ऊपर सबसे पहले बात करें हम बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू किताबों के अंदर वैल्यू। इसमें व्हाट दे हैव डन इज टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट सोच लो, सारे एसेट्स, लाइबिलिटी हटा दो, नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दो, जो बच रहा है बैलेंस, वो शेयर होल्डर्स फंड ही इंडिकेट हो रहा है। तो टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स हटा दो, जो बच रहा है डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ शेयर्स, तो तुम्हें मिल जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। सो दिस इज द वे, एक बात। दूसरा तरीका, लाइबिलिटी अप्रोच से चलोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो तुम्हें मिल जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। सो ये हो गई बात। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ आगे, लास्ट, क्यू रेशियो। भाई नाम ही है क्यू, क्यू से लोगों को समझ ही नहीं आता कौन सा रेशियो, क्या रेशियो है। थियोरी वाइज काम की बात, एमसीक्यू में फिट हो सकता है, और लास्ट टॉपिक आते आते तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो यू नीड टू नो दैट, यू हैव टू कीप पेशेंस। क्यू रेशियो पढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अपॉन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। नीचे जो कंपनी के एसेट्स है ना, उनकी एक्चुअली वैल्यू कितनी है हम वो लिख रहे हैं, और ऊपर हमारे जो शेयर्स हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है हम वो ऊपर लिख रहे हैं। अब समझने की बात क्या है, एक एक करके देखिए। अब इफ क्यू रेशियो इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू सपोजिंग 1 लाख रुपए है, और हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचेंगे तो भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो समझ में क्या आ रहा है कि जो शेयर्स हैं दे आर ट्रेडिंग एट पार, ना महंगे ना सस्ते। कल को कंपनी बंद होने की नौबत आई तो मार्केट में जो रेट चल रहा है शेयर का, कंपनी उतने रुपए के एसेट्स उनको पे ऑफ कर पाएगी, उतना पे कर पाएगी जितना मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है, उतनी ही वैल्यू के हमारे एसेट्स हैं, तो कंपनी विल बी एबल टू पे देम, उतनी कंपनी के एसेट्स की औकात है। अगर ये तुम्हारा क्यू रेशियो आता है लेस देन 1, ये कब आएगा, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, बड़ा, और न्यूमरेटर क्या होने वाला है, छोटा। समझ में क्या आना चाहिए, हमारे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, हमारे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, और मार्केट में प्राइस कम चल रहा है, तो द शेयर्स आर अंडर प्राइस्ड, द शेयर्स आर अंडर प्राइस्ड। प्राइस मार्केट में शेयर्स का कम है,
जबकि कंपनी की एबिलिटी टू पे ज्यादा है क्योंकि हमारे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है। तो कंपनी हैज गॉट सफिशिएंट एसेट्स, इन्वेस्टर्स का रिस्क कम। अब आई बात, क्यू रेशियो अगर 1 से ऊपर है, ऐसा कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। मतलब मार्केट में शेयर्स महंगे रेट पे चल रहा है, लेकिन कंपनी के एसेट अगर बेचे तो पैसा उतना मिल ही नहीं पाएगा। इस बात का मतलब क्या है? द शेयर्स आर ओवरप्राइज्ड इन मार्केट। द शेयर्स आर ओवरप्राइज्ड इन मार्केट। और कल को अगर कंपनी बंद होने की नौबत आई तो द कंपनी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू पे उतना पैसा जितना मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये कई बार होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स। कुछ न्यूज और अनाउंसमेंट आने के चक्कर में प्राइस एकदम से बढ़ जाती है, जबकि कंपनी के एसेट्स बैठे बिठाए तो बढ़ नहीं जाएंगे। इन सच अ सिचुएशन द क्यू रेशियो इज गोइंग टू बी मोर देन 1। इसमें थ्योरी एमसीक्यू टाइप्स आ सकता है, फुली पॉसिबल है। यहां तक मेरे बच्चे मैंने तुम्हें कवर करवा दिया क्या? पूरा कॉन्सेप्ट रेशियो का। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें आई एम गोइंग टू कवर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियोज। उसको अपन इसका पार्ट 2 कर देंगे। इतने से कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा। तो दूसरे वीडियो में आई टेक क्वेश्चंस एंड आई टेक एमसीक्यू आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। ऑल राइट। चैप्टर बहुत डीप है, प्रैक्टिकल इसके इजी है कंपैरेटिवली। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट समझ में उन्हीं बच्चों को बेहतर आएगा जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। जिन्होंने पढ़ा नहीं समझ में उनको भी आ जाएगा, बट वो कहते हैं ना एकदम परफेक्ट क्लैरिटी वो तभी आ पाती है जब बेस सही होता है। तो आई स्टिल बिलीव आफ्टर डूइंग दिस वीडियो काफी हद तक योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ तो इट विल बिकम इवन मोर क्लियर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।